राकेश प्रसाद कोहली आज आपको पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। और जो हमारी क्लास है ये हमारी निहारिका परिकल्पना के विषय में ये क्लास है। जैसे कि आपको पता है, जब हम सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमने ये जाना कि सौरमंडल को समझने के लिए, उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए दो तरीके के सिद्धांतों के समूह है। एक है अद्वैतवादी तारा समूह और दूसरा है द्वैतवादी तारा समूह, जिसको मोनिस्टिक थ्योरीज बोला गया और ड्यूलिस्टिक थ्योरी बोला गया। मोनिस्टिक थ्योरी में यानी कि अद्वैतवादी संकल्पनाओं में हम कांट का सिद्धांत पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको 1755 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था कांट साहब द्वारा। और यारा जो सिद्धांत है ये है निबुला हाइपोथेसिस यानी कि लाप्लास द्वारा दिया गया सिद्धांत। यह सिद्धांत भी अद्वैतवादी सिद्धांत की परिकल्पना का सिद्धांत है, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति, सृष्टि का सृजन या सौरमंडल की उत्पत्ति जो है एक तारे के संयोग से मानता है, यानी कि एक तारे के द्वारा ही हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत क्या है, चलो आज देखते हैं विस्तार से। देखिए, निहारिका परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में निबुला हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, सर लाप्लास साहब द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लाप्लास साहब एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने सन 1796 ईस्वी में अपना निबुला हाइपोथेसिस सिद्धांत प्रकाशित किया था। और यह सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम नामक किताब में प्रकाशित किया। उनके विचार जो थे फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुए थे और किताब का जो शीर्षक ही था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम था। कहीं ना कहीं कुछ विद्वानों का यह मानना है कि एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम नामक किताब में जो लाप्लास के जो विचार थे वो बहुत कुछ इमैनुअल कांट साहब के सृष्टि के सर्जन के विचार से मिलते जुलते थे। इमैनुअल कांट ने भी अपने बहुचर्चित कोट में बोला था, गिव मी अ मैटर देन आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट यूनिवर्स आउट ऑफ इट और हाउ टू क्रिएट वर्ल्ड आउट ऑफ इट। तो कई विद्वानों का मानना है कि लाप्लास साहब ने अपने सिद्धांत में इमैनुअल कांट साहब के विचारों को संशोधित करके उसकी कमियों को दूर करके प्रकाशित किया था। जबकि दूसरे विद्वानों का यह मानना है कि लाप्लास साहब जो है इमैनुअल कांट के विचारों से परिचित नहीं थे और उन्होंने एकाकी उसमें ही अपने विचारों को प्रतिपादित किया। और यह संजोग ही था कि इन दोनों के विचार आपस में मेल खाने लग गए। और क्या सत्य है वो तो गहन अध्ययन करके ही जानकारी मिलेगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चलो जानते हैं इनके विचारों में क्या क्या बातें कह दी गई हैं। इमैनुअल कांट का संशोधित रूप था, जैसे मैंने बताया। इन्होंने भी इमैनुअल कांट की तरह ही ये बताया कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति जो है वो गैस और धूल के बादल के द्वारा हुई है। अब आपको बता दें कि कांट साहब ने अपने विचार में बताया था कि जो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति है वो गैस और धूल के चमकीले गर्म बादल से हुई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से लाप्लास साहब ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि कांट साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सौरमंडल का जो निर्माण है वो गैस धूल के चमकीले गर्म बादल से हुई है। यह परिकल्पना हमको क्या सीख देती है? देखिए, सबसे ज्यादा सुंदरता मुझे इस सिद्धांत के अंदर यह लगी कि ये सिद्धांत हमको समझाता है कि क्यों हमारे सभी ग्रह एक ही क्षैतिज तल पर हैं। एक ही क्षैतिज तल माने सारे ग्रह एक ही होराइजन प्लेन में क्यों हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए, मान लीजिए ये हरी और सफेद बॉल सूर्य है। मान लीजिए ये हरी और सफेद बॉल सूर्य है और ये लाल बॉल जो है मरकरी है, मरकरी ग्रह यानी कि बुध, सूर्य का सबसे समीपी ग्रह। अब ये देखिए दोनों एक ही सीध में है ना, दिख रहे हैं ना एक सीध में। इसी को बोला गया होराइजन प्लेन, यानी कि मरकरी जो है सूर्य के इधर नहीं है। सही है, सूर्य के इधर नहीं है, ना सूर्य के इधर है ना इस लाइन से ऊपर है ना ऊपर है। ये दोनों एक ही सीध में है, यानी कि इन दोनों की सीध एक ही है। इसी को बोला गया होराइजन प्लेन। तो लाप्लास का सिद्धांत हमें क्या सिद्धांत बताता है कि जिस प्रकार से बुध सूर्य के बिल्कुल सीध में है, इसी प्रकार से बुध के बाद शुक्र,
शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ये सब एक ही सीधी रेखा का अनुसरण करते हैं। इसी को बोला गया होराइजन प्लेन। ये सारे के सारे ग्रह एक ही होराइजन प्लेन में है। तो हमें लाप्लास का सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से होराइजन प्लेन के समस्या का समाधान करता है, क्योंकि 1796 ईस्वी तक आते आते वैज्ञानिकों को यह पता चल गया था कि हमारे सौर मंडल के 9 ग्रह, उस समय 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह एक ही होराइजन प्लेन में है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा था? उस समय लाप्लास साहब का सिद्धांत सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट माना गया उस समय के अनुसार। अब लाप्लास साहब के सिद्धांत को जब हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कांट साहब के सिद्धांत में 3 कमियां कौन सी थी, क्योंकि जिन 3 कमियों के साथ कांट साहब का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था सन 1755 ईस्वी में, और आप उस सिद्धांत को मेरी पहले वाली वीडियो में देख लेना जाके, इससे पहले लिंक मैं यहाँ पर साझा कर दूंगा, उस वीडियो में आप देखेंगे। उस सिद्धांत में यह कमी थी, उन तीनों कमियों को दूर करने का प्रयास लाप्लास ने अपने कॉन्सेप्ट में किया, अपने सिद्धांत में किया। हालांकि वो अपने सिद्धांत में केवल 2 ही कमियों को दूर कर पाए। और ये 3 कमियां कौन कौन सी थी? ये 3 कमियां थी कांट साहब के सिद्धांत में। सबसे पहली थी प्रीमोर्डियल मैटर की समस्या। प्रीमोर्डियल मैटर यानी कि याद कीजिए, कांट साहब ने अपने सिद्धांत में बताया था कि दिस यूनिवर्स हैव क्रिएट ड्यू टू द प्रीमोर्डियल मैटर। प्रीमोर्डियल मैटर के लिए कांट साहब ने, या हिंदी के साहित्य में आदि पदार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? आदि पदार्थ का, जिसको हम यहां पे पौराणिक सब पदार्थ भी बोल सकते हैं। पौराणिक पदार्थ, पौराणिक पदार्थ को ही आदि पदार्थ बोलते हैं। आदि पदार्थ माने आदि पदार्थ। जिस भी शब्द के आगे आदि लग गया, आदि, अनादि, आदि काल, आदि मानव यानी कि प्राचीन, आदि मानव, आदि देव, आदि अनादि काल। आदि, जब आदि का मतलब है प्राचीन से, तो आदि पदार्थ से ही बना, उसका ही अपभ्रंश होकर बना आदि पदार्थ। हिंदी के प्रोफेसर इसको अच्छे से समझा पाएंगे, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, माफी चाहता हूं। पर उन्होंने बोला कि जो पूरी सृष्टि में पहले, सबसे पहले था आदि पदार्थ था। आदि पदार्थ यानी कि आदि पदार्थ, यानी कि प्रीमोर्डियल मैटर, जिसके लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया? प्रीमोर्डियल मैटर या प्राइमोर्डियल मैटर शब्द यूज किया गया। और उन्होंने बताया कि जो पदार्थ था कहीं से आया नहीं था, बल्कि कांट तो थियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यह पदार्थ तो था देव निर्मित था। यह पदार्थ देव निर्मित था, यानी कि इसकी उत्पत्ति स्वयं देवताओं ने सृष्टि का सर्जन करने के लिए की थी। इस पदार्थ को ब्रह्मांड में छोड़ दिया था और फिर सृष्टि का सर्जन हो गया। कांट के पदार्थ में एक विचार गलती ये थी। दूसरी उनकी आलोचना इस बात से की जाती है कि कांट का विचार जो ये बात कहता है, कांट का विचार कहता है कि जिस जिस प्रकार से आकार बढ़ रहा था, जिस जिस प्रकार से पृथ्वी का या फिर निहारिका का तापमान बढ़ता गया, निहारिका का तापमान बढ़ता गया, तापमान बढ़ने से उसकी परिभ्रमण गति भी बढ़ गई। यानी कि दूसरे आलोचना निहारिका की, उनके विचार की यह की जाती है कि कांट का मानना था कि जो निहारिका में यानी कि धूल और गैस के बादलों में जो तापमान आया, गर्मी आई, और जो परिभ्रमण आया, काय के लिए आया? कणों के आपस में टकराने से, कणों के आपस में टकराने से। अब वैज्ञानिकों ने यह बोला कि भाई कणों के आपस में टकराने से, परमाणुओं के आपस में टकराने से ताप और परिभ्रमण उत्पन्न नहीं हो सकता निहारिका में। तो दूसरी आलोचना थी। तीसरी आलोचना कांट साहब के विचार की क्या थी? मैं बार बार बोल रहा हूं, कांट साहब का सिद्धांत समझना जरूरी है लाप्लास साहब के सिद्धांत को समझने के लिए। अब कांट साहब का सिद्धांत में तीसरी कमी क्या थी? वो थी कोणीय संवेग की समस्या। किसकी समस्या? अब कोणीय संवेग की समस्या क्या है? कोणीय संवेग की समस्या क्या थी? कोणीय संवेग की समस्या ऐसे समझिए कि कांट साहब का मानना था कि जैसे जैसे निहारिका में या धूल के बादल में कण आपस में टकराते गए, जैसे जैसे धूल के बादल में, जिसको उन्होंने धूल का बादल बोला, वो उसमें कण आपस में टकराए, उसके कारण क्या हुआ कि धूल और गैस के बादल जो है निहारिका का रूप लेते चलते चले गए और उनके अंदर ज्यादा तापमान भी बढ़ता चले गया, और तापमान बढ़ने से वो अपनी धुरी में परिभ्रमण करने लगे, यानी कि रोटेट करने लगे। अब इस कारण क्या हुआ कि तापमान बढ़ने से क्या हुआ कि निहारिका का आकार बढ़ता चले गया, निहारिका का आकार बढ़ता चले गया। ध्यान दीजिए, निहारिका का आकार बढ़ता चले गया और उसकी गति भी बढ़ती चली गई।
उसकी घूर्णन गति भी बढ़ती चलेगी। घूर्णन क्या हुआ, अपनी ही दूरी में घूमना, जैसे मैं घूम रहा हूं, आकार बढ़ता चले गया और घूर्णन गति बढ़ती चले गई। अब यहीं पे कोणीय संवेग की समस्या का पैदा होती है, यानी कि कोणीय संवेग की समस्या कांट साहब की आलोचना जो मुख्य आलोचनाओं में से एक थी, यानी कि उनकी जो आलोचना कोणीय संवेग के नियम के आधार पर की जाती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग कांट की यह बात गलत साबित हो रही थी कि किसी भी चीज का, निहारिका का आकार बढ़ने से उसकी भ्रमण गति बढ़ गई। अब कैसे, अब कोणीय संवेग को समझे पहले कैसे होती है। अब देखिए मेडल है ना, ये मेडल है, अब ये मेडल है, ये नीचे लटका हुआ है, नीचे लटका हुआ है। अब ये देखिए, अगर इसमें अभी कोई बल नहीं लग रहा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ये रोटेट कर रहा हूं ना, मैं मेडल को रोटेट कर रहा हूं। अब देखिए क्या देख रहे हैं आप इसमें, कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक क्षैतिज तल में गति कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ये क्षैतिज तल में गति कर रहा है, एक ही क्षैतिज तल में गति कर रहा है, और जैसे ही मैं रोकूंगा ये नीचे लटक गया। यानी कि एक बल जो मैंने इधर की तरफ लगाया, कोणीय संवेग का मैंने बल लगाया, तो ये हवा में उड़ने लग गया। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत ये क्षैतिज तल में परिक्रमा करने लग गया, एक ही धुरी की। धुरी क्या है, एक ही अक्ष क्या है, वो अक्ष मेरा अंगूठा है, देखिए वो अक्ष मेरा अंगूठा है, और धुरी, वही धुरी को अक्ष बोला गया, और जिसमें परिक्रमा कर रहा है उसको बोला गया कोणीय संवेग कर रहा है। और जैसे ही मैंने बल लगाना कम करा, ये नीचे गिरना शुरू हो गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कोणीय संवेग का नियम क्या बोलता है, एक तो नियम यह है। अब इसको ऐसे समझिए, जब बेली डांसर, कोई बेली डांसर या कोई नृत्यांगना डांस करती है, तो जब वो घूमती है अपने एक्सिस में, अपने रोटेशन में घूमती है, तो जब वो अपने हाथ फैला लेती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, और जब वो हाथ अपने सुकोड़ लेती है तो गति बढ़ जाती है। यानी कि जब किसी भी चीज का आकार बढ़ेगा तो उसकी परिभ्रमण गति कम हो जाएगी, जब किसी चीज का आकार कम होगा तो उसकी परिभ्रमण गति बढ़ती चली जाएगी। यही लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है। कोणीय संवेग का नियम यह कहता है कि आकृति बढ़ने से, वॉल्यूम, आयतन बढ़ने से परिभ्रमण कम तेज होगा, और आयतन घटने से, आयतन यानी कि साइज घटने से रोटेशन बढ़ेगा। तो यहां पे कांट ने उल्टा बोल दिया कि जैसे जैसे निहारिका की साइज बढ़ता गया, आयतन बढ़ता गया, उसकी परिभ्रमण गति भी बढ़ती गई। तो ये तीन आलोचनाएं थी कांट साहब की। अब तीनों आलोचनाओं में सुधार कैसे करते हैं लाप्लास साहब, ये समझिए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है हिमालयन ज्योग्राफर चैनल का, आपको हैंडमेड डायग्राम आप तक पहुंचाना है। अब ये तीनों हैंडमेड डायग्राम आप देख रहे हैं, चारों हैंडमेड डायग्राम, आप इनका यूज अपने एग्जाम में कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम में। तो आपसे मैं निवेदन है कि ये डायग्राम को नोट भी करते हुए चले। जो पहली अवस्था है वो निहारिका की अवस्था दिखा रही है, दूसरी अवस्था में मध्य भाग और बाहरी भाग दिखाया जा रहा है, तीसरी अवस्था में बाहरी भाग से दो छल्ले निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं, और चौथी अवस्था में तो नवग्रहों की उत्पत्ति दिखा दी गई है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। अब समझिए लाप्लास साहब की थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है वो समझिए। एक एक शब्द आप लिख लीजिए ढंग से, आपको जूम करके देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। देखिए, निहारिका के आकार में ह्रास व गति में वृद्धि की समस्या को समाधान उन्होंने कैसे किया, क्योंकि कांट साहब ने सबसे पहले अपनी, कांट साहब की आलोचना इस बात में की जा रही थी कि आद पदार्थ आया कहां से। तो उन्होंने कांट की बात को यथावत मान लिया कि आद पदार्थ, जिस प्रकार से कांट ने माना था कि आद पदार्थ देव निर्मित था, ब्रह्मांड में सृष्टि के सृजन के समय से ही उपस्थित था, वैसे ही आद पदार्थ इन्होंने भी मान लिया कि आद पदार्थ वहीं पे वैसे ही मौजूद था जैसे कांट ने माना है। दूसरा, उन्होंने इस समस्या को समाधान करने के लिए उनसे पूछा गया कि भाई, दूसरी समस्या थी कांट के सिद्धांत में कि कणों के टकराने से ताप उत्पन्न हुआ और परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई। तो इस समस्या के समाधान के लिए बड़ा शॉर्टकट सा सुझाव उन्होंने दे दिया लाप्लास साहब ने कि नहीं, ब्रह्मांड में कोई टकराव उकराव का कोई ऐसा कोई सबूत नहीं था। ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त माने गर्म और चमकीली, घूर्णनशील, अपने पथ में ही घूर्णन करने वाली निहारिका पहले से ही उपस्थित थी। अब यहां पे यह बात ध्यान देने वाली बात है कि इट वाज द लाप्लास हु फर्स्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ निहारिका, निबुला। निबुला सिद्धांत सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया, निबुला, लाप्लास साहब ने ही निबुला दिया। और आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमको निबुला
यानी कि चमकीले गैस के बादल दिखाई देते हैं जिसके द्वारा ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो निबुला लाप्लास साहब ने निबुला सिद्धांत दिया, कॉन्सेप्ट दिया, परिकल्पना दी और उसको बाद में विकसित भी किया। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त निहारिका थी और वह अपनी ही धुरी में घूर्णन कर रही थी। तो यहां पे उन्होंने कांट की बात से डिफरेंस किया कि उनमें कणों में टकराव के कारण ही वो निहारिका घूर्णन करने लगी होगी, उसका तापमान बढ़ा होगा। अब यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है कि कांट ने अपने सिद्धांत में निहारिका शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने धूल और गैस के बादलों का प्रयोग किया था। तभी तो उनके सिद्धांत को हम वायव्य संकल्पना कहते हैं, ध्यान दीजिए। जबकि लाप्लास साहब ने स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत में न्यूबुला का शब्द का प्रयोग किया था, न्यूबुला यानी कि गैस और धूल के बादलों का यूज किया था अपने सिद्धांत में। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे जैसे ब्रह्मांड में पहले से ही तप्त घूर्णनशील जो है निहारिका उपस्थित थी, अब समय के साथ साथ उसकी गति भी बढ़नी थी। तो उन्होंने यहां पे अपने जो दिया गया सिद्धांत था कोणीय संवेग के नियम का अनुसरण किया। यहां पे लाप्लास ने कोणीय संवेग के नियम का अनुसरण किया और उसको माना कि वाकई में ही ऐसा रहा होगा कि जैसे जैसे निहारिका का आकार कम होता गया होगा उसके ऊपर जड़त्व आघूर्णन का नियम लागू हो गया होगा। जड़त्व आघूर्णन का नियम मतलब जैसे से किसी चीज के ऊपर उसका आकार कम होता जाएगा उसकी धुरी में घूमने की गति भी बढ़ती चली जाएगी, उसकी धुरी में घूमने की गति भी बढ़ती चली जाएगी। आप ध्यान दीजिए, यानी कि इसी को बोला गया जड़त्व आघूर्णन। जड़त्व का नियम तो पता ही होगा आपको, न्यूटन महोदय का फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी जो बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो फिजिक्स में यूज करते हैं उसमें बताता है जड़त्व का नियम कि भाई कोई भी चीज के ऊपर जब तक दूसरा बल ना लगे स्थिर चीज स्थिर रहेगी और चल्यमान चीज चल्यमान रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा भारी बल ना लगे। तो यही तो बात है कि यहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने रिस्पेक्ट करी किसके नियम की, न्यूटन के नियम की, और बताया कि भाई साइज बढ़ने से घूर्णन गति नहीं बढ़ेगी बल्कि साइज रिड्यूस होने से। अब उन्होंने बताया कि जैसे जैसे न्यूबुला अपनी आकार में छोटी होती चली गई, आकार में छोटी होती चली गई, उसकी घूर्णन गति भी बढ़ती चली गई, उसकी घूर्णन गति भी बढ़ती चली गई। तो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं निहारिका की स्टेज, और सेकेंड स्टेज में आकार छोटा होता जा रहा है निहारिका का और उसकी घूर्णन गति अपने ही अक्ष में, उसके अपने ही एक्सिस में उसका रोटेशन बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने जब हमको पता है कि जब किसी भी चीज का रोटेशन बढ़ता चला जाएगा तो सेकंड स्टेज उसकी आ जाएगी। उसकी सेकंड स्टेज क्या थी? सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज वाज दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड स्टेज क्या थी? पहली स्टेज में तो निहारिका का आकार का ह्रास हुआ और गति में वृद्धि हुई, और दूसरी स्टेज में क्या हुआ? उसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगना शुरू हो गया। क्या होने लग गया? अपकेंद्रीय। अब जो भी कोई चीज है अपने एक्स में बहुत तेजी से घूमेगी, अपने एक्स में घूमेगी, तो उसके बाहरी भाग या भूमध्य रेखीय भाग, विषुवत रेखीय भाग, यानी कि जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं विषुवत रेखा है, किसी भी बॉल के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, किसी भी बॉल के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं विषुवतीय भाग। क्या बोलते हैं? विषुवतीय भाग। इसको भूमध्य रेखीय भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय भाग, क्योंकि भू माने जमीन और मध्य माने बीच में से जाती है। तो जैसे जैसे निहारिका की घूर्णन गति बढ़ती चली गई उसमें अपकेंद्रीय बल बढ़ता चलेगा। अपकेंद्रीय बल तो आपको पता ही है, मैंने बताया कि अपकेंद्रीय बल किसी भी चीज को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। क्या करता है? केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। याद करो, थाली में घूमती हुई थाली में हमने सिक्का डाला, वो कंचा डाला तो कंचा बाहर छिटक के बाहर आ गया ना। यही तो सिक्का था जब हम बचपन में परात घुमाते थे बहुत जोर की और उसमें चलती परात में कंचा डाल देते थे, कंचा छिटक के बाहर आ जाता था। तो अपकेंद्रीय बल किसी भी चीज को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है और अभिकेंद्रीय बल किसी भी चीज को बाहर से केंद्र की ओर खींचता है। पानी का भंवर अंदर की तरफ खींचता है ना, वही। तो अपकेंद्रीय बल हुआ, जब कोई चीज तेजी से घूमेगी तो उसमें वो आपको बाहर की तरफ फेंकेगी। बचपन में चक्री भी तो करी होगी, चक्री में जब घूमते हैं तो बाहर की तरफ फेंकता है ना, चक्री से जो गिर जाते हैं हम, जैसे डंडा छोड़ता है चक्री का, तो वही। तो अपकेंद्रीय बल दूसरी अवस्था में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। अब अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ कि
अब अपकेंद्रीय बल ने जो पूरी निहारिका थी उसके आकार को तो छोटा कर ही दिया, उस निहारिका के दो भाग कर दिए। क्या भाग कर दिए? एक था मध्यवर्ती भाग, मध्य भाग, और दूसरा बाहरी भाग। क्यों कर दिया? क्योंकि निहारिका का जो बाहरी भाग था उसमें घूर्णन गति बहुत तेज थी, जबकि मध्य भाग में घूर्णन गति कम थी। इसलिए तेजी से घूमते हुए बाहरी भाग का साथ धीमे घूमते हुए मध्यवर्ती भाग उसका साथ नहीं दे पाया। बीच का भाग, मध्य भाग यानी कि निहारिका का मध्य भाग धीमी गति से घूम रहा था, और उसका भूमध्य रेखीय भारी भाग जो है, भूमध्य रेखीय भाग बहुत तेजी से गति कर रहा था। इस कारण क्या हुआ? निहारिका अपकेंद्रीय बल के कारण दो भागों में टूट गई, मध्य भाग और बाहरी भाग। मध्य भाग यहां पर देख सकते हैं और बाहरी भाग ये है जो छल्ले के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो कांट के और लाप्लास के सिद्धांत में दूसरा अंतर यह था, पहला तो अंतर यह था कोणीय संवेग का अंतर था, तो दूसरा अंतर क्या था? अब यहां पे निहारिका से लाप्लास बोलते हैं केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, और फिर वो बाद में जाके वो छल्ला ही बाद में जाके 9 छल्लों में टूटा, और वही 9 छल्लों से बाद में वही 9 छल्ले घनीभूत होके 9 ग्रहों का निर्माण के कारण बने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई निहारिका परिकल्पना कांट के विचारों में और लाप्लास के विचारों में क्या अंतर था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द Kant theory of Kant and Laplace? Then you should remember that major difference between the Laplace and the Kant theory is that first, दो अंतर थे मुख्य। पहला था कांट कोणीय संवेग के नियम के विपरीत विचार दे रहे थे, आकार बढ़ने के साथ साथ गति को बढ़ा रहे थे, वही लाप्लास कोणीय संवेग के नियम का अनुसरण कर रहे थे, आकार कम होने के साथ साथ गति को बढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके विपरीत सोच रहे। और दूसरा नियम था, दूसरा अंतर था, कांट ने निहारिका से समानांतर 9 सकेंद्रीय वल्लियों के निकलने की बात की, 9 सकेंद्रीय छल्लों के निकलने की बात की, परंतु लाप्लास ने केवल एक ही छल्ले के निकलने की बात की, केवल एक ही छल्ले के, और फिर वही एक छल्ला आगे जाके 9 छल्लों में उपविभाजित हुआ, और जिससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो याद रहेगा, तो अपकेंद्रीय बल ने क्या करा? छल्ले की उत्पत्ति कर दी, और क्या करा? मध्य भाग और बाहरी भाग में निहारिका को 2 भागों में तोड़ दिया। आगे क्या हुआ? घूर्णन गति में बहुत तेजी से कारण, घूर्णन गति के कारण क्या हुआ? निहारिका धीरे धीरे तस्त्रिका रूप भी धारण करती चले गई, न तस्त्रिका रूप धारण करती चले गई, और तस्त्रिका रूप धारण करते 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 उसमें से 9 छल्ले जैसे बाहर निकले। और चौथे डायग्राम में तो आप देख ही सकते हैं, केंद्र में सूर्य है, फिर बुध के बाद शुक्र ग्रह आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह आता है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण और वरुण। और यहां पे ये बात समझ लीजिए कि हमारे जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में भी बांटा जाता है। पृथ्वी मंगल तक के जितने भी ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह बोला जाता है। अब आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में क्या अंतर है? आंतरिक ग्रह जो है उनका घनत्व ज्यादा है, वो ठोस है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जबकि बाह्य ग्रह जो है वो हल्के हैं, गैस और धूल के ज्यादा बादल हैं और हल्के हैं, वो होलो जॉइंट है। ये होलो जॉइंट माने बड़े खोखले जॉइंट बोला जाता है बाहरी ग्रह को। इनके बारे में मैं आपको बाद में अच्छे से जब पढ़ाऊंगा, बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रहों के जब कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा तब वो समझाऊंगा आपको दूसरी क्लास में। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसी प्रकार से एक हॉराइजन प्लेन में 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई थी। मैंने सबसे जो छोटा ग्रह है, इसमें प्लूटो को मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि अभी वो सोलर सिस्टम की जो 9 ग्रहों की स्कीम से बाहर हो गया है, तो इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। हालांकि लाप्लास ने उसको अपने सिद्धांत में इंक्लूड किया था। तो ये जो सिद्धांत था उनका, लाप्लास का सिद्धांत था, आपको पता चल गया होगा। तीसरा अंतर था लाप्लास और कांट के सिद्धांत विचार में, कांट ने धूल और गैस के बादलों को, धूल और गैस के आद पदार्थ को जहां बादलों का रूप दिया, वहीं लाप्लास ने उसके लिए निबुला निहारिका शब्द का प्रयोग किया। अब यदि हम आलोचना देखें, लाप्लास साहब की भी आलोचना है, उनके सिद्धांत की भी 2 आलोचनाएं हैं। एक पहली आलोचना यह है कि मौलिक निहारिका के लिए जो पदार्थ है, आद पदार्थ आया कहां से? सारी बात वही आ गई, आद पदार्थ आया कहां से, प्रीमोर्डियल मैटर आया कहां से? हालांकि हम बता सकते हैं आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि जो आद पदार्थ है जिसने सृष्टि का सर्जन किया, इसकी उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट यानी कि महाविस्फोट के द्वारा हुई थी, और
इसको वैज्ञानिकों ने ग्रेट हाइड्रो कोलाइडर, जो एक दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स की लैब है जहां पे परमाणुओं के सूक्ष्म अंश इलेक्ट्रॉनों को टकरा के, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को आपस में टकरा के उससे पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। अब मैं उतना ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं हूं, पर उसमें जो है जब लाइट की गति से, प्रकाश की गति से दो सब एटॉमिक को टकराया गया, अणुओं को टकराया गया, तो उससे पदार्थ की उत्पत्ति कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में देखी गई। तो यही स्मरण किया जा सकता है, वैज्ञानिक आधार पर यह माना जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा महाविस्फोट के समय में, लगभग 1370 करोड़ वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा कि जब दो जो है, जो प्रकाश की गति से महाविस्फोट हुआ होगा, तो उससे इस ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ उत्पन्न हो गया होगा। तो पहला सिद्धांत तो पदार्थ की उत्पत्ति, पौराणिक पदार्थ प्रीमोर्डियल मैटर के बारे में तो लाप्लास भी नहीं बता पाए। और दूसरी उनके सिद्धांत की जो कमी यह थी कि उनका सिद्धांत 1796 में प्रकाशित हुआ, परंतु 1797 में ही यह खोज हो पाई उनके सिद्धांत के 1 साल बाद कि हमारे सौर मंडल का एक ग्रह अरुण ग्रह जो है उल्टा घूम रहा है। सारे ग्रह इस दिशा में घूम रहे हैं, तो अरुण उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है, सूर्य के विपरीत दिशा में। यानी कि अगर हमारे 9 प्लैनेट एक दिशा में ऐसे घूम रहे हैं सूर्य के आसपास, परंतु अरुण जो है अकेला विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो यहां पे जो है लाप्लास का सिद्धांत फेल हो गया। यह सबसे बड़ी आलोचना थी उनके सिद्धांत की कि एक ग्रह उल्टा कैसे घूम सकता है, यदि इनका निर्माण 9 छल्लों से हुआ है, एक ही 9 ग्रहों का निर्माण जो है एक छल्ले के 9 भागों में विभाजित होने से हुआ है, तो एक छल्ला विपरीत दिशा में कैसे संघनित होके कैसे वो घनीभूत होके उल्टी दिशा में घूम सकता है। इस कारण जो है लाप्लास के सिद्धांत के ऊपर वैज्ञानिकों की आस्था कम हो गई 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। और हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत जो था वह समय था द्वैतारावादी सिद्धांतों की उत्पत्ति का। तो आने वाले क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे, अब द्वैतारावादी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और प्लीज कमेंट जरूर मारें, कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।